कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के जो जितने बचे हुए वर्क थे। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने इनके आधे वर्क लगभग स्टडी कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे पील कैसल से। ठीक है, तो पील कैसल क्या है? ये एक तरह से एक एलेजी है, मतलब ये इनके भाई के लिए लिखी गई थी। इनके भाई जो हैं जॉन वर्ड्सवर्थ, वो एक सी में डूब गए थे। तो इसका पहले तो हम फुल टाइटल देख लेते हैं। एलेजियाक स्टैंजाज सजेस्टेड बाई अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाई सर जॉर्ज ब्यूमाउंट। तो ये पोएट जो है वो इंस्पिरेशन लेते हैं जॉर्ज ब्यूमाउंट की एक पिक्चर थी पील कैसल, जो कि इन अ स्टॉर्म मतलब समुद्र के किनारे तूफान आया हुआ था। समुद्र के किनारे ये कैसल है जो वहाँ पे खड़ा था, और इसकी पिक्चर जो है वो बनाई गई है या पेंट की गई है किसमें? उस तूफान में। सी को एंगर में दिखाया गया है। तो इसी के ऊपर पूरी जो है वो पोयम लिखी गई है। मैं आपको बता दूं, इनके भाई जो हैं वो जॉन वर्ड्सवर्थ सी में डूब गए थे। तो ये जो है वो सी के असली रूप से बेहद खफा थे। ये कहते हैं जो सी की कामनेस है वो कैसी है? डिसेप्टिव है, धोखा देने वाली है। अक्सर जब हम लोग समुद्र के किनारे खड़े होते हैं बीच पे, तो कभी कभी बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, लहरें बहुत शांत होती हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि वो जो कामनेस है वो कैसी है? डिसेप्टिव है, धोखेबाज है, धोखा देने वाली है। दरअसल वास्तव में सी कैसा है? बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही एंग्री है, बहुत ही क्रोधित है। और इन्होंने जो जॉर्ज ब्यूमाउंट है, इन्होंने उसको उसके असली रूप में दिखाया है, इसीलिए ये उसकी पिक्चर को प्रेज करते हैं। जॉर्ज ब्यूमाउंट की जो पिक्चर है, जो पेंटिंग है, उसको वो प्रेज करते हैं इस पोयम में, और अपने भाई के लिए मोन करते हैं, उनकी डेथ पे मोन करते हैं। इसकी कुछ पॉपुलर लाइंस है वो मैं आपको बता दूं। अ पॉवर इज गॉन विच नथिंग कैन रिस्टोर, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल। इसके अलावा अ फीलिंग माई लॉस विल नेवर बी ओल्ड। ये कहते हैं मेरा लॉस कभी भी पुराना नहीं होगा, मतलब जो कुछ उन्होंने खोया है वो कभी भी उनके लिए वो चीज़ पुरानी नहीं होगी, वो हमेशा उनके जख्म जो हैं वो ताजे रहेंगे। फेयरवेल फेयरवेल द हार्ट दैट लिव्स अलोन, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मून। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी गई है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं लूसी पोएम्स। लूसी पोएम क्या है? सबसे पहले तो लूसी पोएम्स अ सीरीज ऑफ 5 पोम्स है। ठीक है, ये 5 पोम्स की एक सीरीज है, सेट ऑफ 5 पोम्स है, और ये लिखी गई थी ड्यूरिंग हिज स्टे इन जर्मनी। जब वो जर्मनी गए थे, तो इसमें एक अच्छी पोएम है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये जब जर्मनी में स्टे कर रहे थे तभी ये जो सीरीज थी वो लिखी गई थी। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ये लूसी है, इसकी आइडेंटिटी को क्लियर नहीं किया गया। वो कौन है, क्या है, ठीक है, कैसे वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है, उसके बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी ये जो है वो मेलनकॉलिक है, एलिजियाक इन टोन है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, पहली पोम में शायद ये बताते हैं कि लूसी जो है वो मर गई है, और वो अपनी अर्ली एज में ही मर गई है, और वो उसके लिए मोन कर रहे हैं। उसके नेचर के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसी थी, वैसी थी, बहुत अच्छी थी। और खासकर ये बताया गया है कि लूसी जो है वो नेचर में ही मतलब बड़ी हुई है, नेचर ने ही उसको पाला है, प्रकृति की गोद में वो बड़ी हुई है, और इसीलिए उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी थी, वो शांत स्वभाव की थी, और सारे उसमें गुण कैसे थे? अच्छे थे, क्योंकि वो नेचर की गोद में पली बड़ी थी। तो वो इसको भी प्रेज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम जो भी 5 पोयम है उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहली थी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन आई हैव नोन, सी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनट्रॉडन वेज। ये दूसरी पोयम है। ये पांचों ध्यान रखना, पूछ ली जाती हैं। तीसरी है आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन। अच्छा, इस पोयम का मतलब ये है कि ये एक अननोन कंट्री में चले गए थे, मतलब एक एलियन कंट्री में चले गए थे, और ये वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इन्हें अपने देश की याद आ रही थी। ठीक है, ये इसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद है 3 years सी ग्रू इन सन एंड सोवर, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट फील। बाकी सारी पोम्स में ये लूसी का ही बताते हैं कि वो कितनी अच्छी थी, कैसे नेचर ने उसे पाला बड़ा किया, और इसीलिए वो कितनी अच्छे स्वभाव की थी। अच्छा, अगली पोयम जो है उसे देख के आप कंफ्यूज नहीं होना, ये लूसी सीरीज से अलग है, लेकिन इसका नाम लूसी ग्रे है। इसमें लूसी की आइडेंटिटी को क्लियर भी किया गया है, उसकी कहानी को भी बताया गया है, और ये एक तरह से नैरेटिव पोयम है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लूसी सफर्स अ पैथेटिक डूम, फादर आस्क हर टू गो टू द टाउन। फादर, उसके लूसी के जो पिता हैं वो उससे कहते हैं कि टाउन जाओ, शहर जाओ, एक लैंटर्न लेके जाओ। लेकिन जो नाइट थी वो कैसी थी? तूफानी थी, तूफानी रात होने वाली थी, स्टॉर्मी नाइट होने वाली थी, और वो टाउन नहीं पहुंच पाती है। अब उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते रहते हैं और वो मिलती ही नहीं है। फाइनली एक ब्रिज आता है जहाँ पे उसके फुटप्रिंट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और किसी को नहीं पता होता है कि लूसी कहाँ गई है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि लूसी अभी भी जिंदा है, वो कोई गाना गाती रहती है। तो इसमें कुछ पॉपुलर लाइन्स हैं, वो देख लेते हैं। ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलोंग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग दैट विसिल्स इन द विंड। ठीक है, तो ये लूसी ग्रे से थी। आगे है, अगली पोयम है द थॉर्न।
थॉर्न क्या है, स्टोरी है एक वुमेन की जिसका लवर जो है उसको धोखा दे देता है, हुज लवर वेटवे हर। तो होता क्या है, वो जब उसका लवर उसको धोखा दे देता है तो वो जो वुमेन है, औरत है, वो पागल हो जाती है, ठीक है। उसका बेबी भी मर जाता है। तो ऐसा माना जाता है जो बेबी मरा है उसको वरी किया गया है अंडर अ लिटिल माउंट, और उसके पास में क्या है, एक एंशियंट थॉर्न ट्री है, ठीक है। तो विलेजर्स वहाँ पे जाते हैं, थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ। विलेजर्स वहाँ पे जाते हैं उसको डिग करने, जहाँ पे उसकी कब्र खोदी गई है। तो वो जो टीला है वो हिलने लगता है, उसके ऊपर जो घास फूस है वो हिलने लगती है। तो वो विलेजर्स जो हैं वो डर के भाग जाते हैं। वहाँ पे वो वुमेन जो है वो बैठी रहती है और वो एक गाना गाती रहती है, ओ मिजरी। ये लाइन अगर कहीं पे पूछी जाए जिसमें ओ मिजरी हो तो समझना वो कहाँ से ली गई है, द थॉर्न से ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लंदन 1802। जब हम जॉन मिल्टन को पढ़ रहे थे तब हमने इसका बहुत जिक्र किया था। ये क्या है, एक पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है, जिसमें एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव और सेस्टेट क्या होता है, ऑक्टेव जो होता है वो एक स्टेंजा होता है ऑफ 8 लाइन्स, और सेस्टेट जो स्टेंजा होता है ऑफ 6 लाइन। कुल मिला के सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं, 14। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको बोलते हैं पेट्रार्कन सोनेट। तो इसमें जो पोएट है वो किसको इन्वोक करते हैं, मिल्टन को इन्वोक करते हैं। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, मिल्टन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं इसमें पोएट। कुछ लाइन इसमें देखते हैं। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस और इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। मिल्टन को इस समय होना चाहिए था, इंग्लैंड को उनकी ज़रूरत है, ठीक है। ये दाउ और दी ये सब यू के वर्जन होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वी आर सेल्फिश मैन ओ वेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। हम कैसे स्वार्थी लोग हैं, सेल्फिश मैन है, ठीक है। तो हमारे पास वापस लौटाओ, हमें जगाओ, हमें उठाओ। दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार दैट ड्वेल्ट अपार्ट। किसकी सोल की बात हो रही है यहाँ पे, मिल्टन की, ठीक है। तो मिल्टन को याद किया है, अच्छी पोयम है। आगे देखते हैं। लिरिकल वैलेट्स बहुत ही फेमस, जो इनका एक पब्लिकेशन रहा था, लिरिकल वैलेट्स बहुत ही फेमस वॉल्यूम रहा था, जो कि कब पब्लिश हुआ था, 1798 में, जहाँ से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। मैंने आपको बताया था यहाँ से ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके खिलाफ, जो न्यू क्लासिकल एज के जो रूल्स थे, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उनके खिलाफ ये एक प्रोटेस्ट था कि उनको मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था, अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर किया था, और बहुत ही छोटे छोटे सब्जेक्ट के ऊपर उठा के इन्होंने पोइट्री लिख दी थी। इन्होंने फूल पे, पेड़ पे, पत्तों पे, स्टोन्स पे, किसी भी चीज़ के ऊपर पोइट्री लिखी थी जो न्यू क्लासिकल पोएट नहीं करते थे। तो लोगों को बहुत पसंद आया ये एक्सपेरिमेंट, और वहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। इसका फुल टाइटल जो है लिरिकल वैलेट्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है बाई वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। पब्लिश हुआ था 1798 में अनोनिमसली। ध्यान रखना 1798 में, इसमें किसी भी ऑथर का नाम नहीं था और पब्लिश हुआ था, ठीक है। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों ही रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों ही जब मिले थे 1795 में, उसके बाद 1798 में इन्होंने ये पब्लिश कराया था। सेकंड एडिशन कब आया था, इसके 4 एडिशन आए थे, ध्यान रखना। वो 1800 में आया था, जिसमें प्रीफेस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं बार बार मार्क कर रहा हूँ। प्रीफेस जो है इसमें ऐड किया गया था, और वर्ड्सवर्थ का नेम भी इसमें ऐड किया गया था। थर्ड एडिशन जो आया था वो 1802 में आया था। इसमें क्या ऐड किया गया था, बहुत ही फेमस थ्योरी है पोइटिक डिक्शन, अपेंडिक्स ऑन पोइटिक डिक्शन जो थी वो ऐड की गई थी इसमें। फोर्थ एडिशन आया था 1805 में। ये भी ध्यान रखना, ये जो थर्ड एडिशन है ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, 1802 में ये पहली बार अमेरिका में पब्लिश भी हुआ था, ठीक है, जो थर्ड एडिशन है। टोटल पोएम्स इसमें कितनी थी, 23। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 किसने लिखी थी, कोलरिज ने। अच्छा, इसकी जो पहली पोएम थी द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर, ये लिखी थी कोलरिज ने, और ये फर्स्ट पोएम थी इस वॉल्यूम की, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई थी, ये कोलरिज के द्वारा। तो आई होप आपको लिरिकल वैलेट की इतनी जानकारी सफिशिएंट है, आप इसको ध्यान रखना। अगली जो पोएम है डेट इज कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर एबे, ये भी एक पेट्रार्कन सोनेट है। मैंने आपको बता दिया पेट्रार्कन सोनेट क्या है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख गई है, ठीक है, इस पे आप ध्यान मत देना। पोएट इज फैसिनेटेड बाई द ग्रेट ब्यूटी ऑफ लंडन इन द अर्ली मॉर्निंग। पोएट जो है वो लंदन की जो ब्यूटी है सुबह के टाइम में, उससे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है। वो कहता है कि सुबह शहर कितना अच्छा लग रहा है, कितना शांत लग रहा है, इसके सामने तो पहाड़ों की, वैली की भी सुंदरता जो है वो कम है। और यही शहर जब शाम होते होते कितना बिजी हो जाता है, दोपहर के टाइम में या शाम के टाइम में कितना बिजी हो जाता है। तो वो एक कंट्रास्टिंग नेचर प्रेजेंट करता है सिटी का, सुबह के टाइम और जब शहर बिजी होता है उस समय, ठीक है। तो ये जो पोएम है इसका नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर एबे। इतना बहुत है, बस ध्यान रखना, पेट्रार्कन सोनेट है ये। अगला है रूथ।
रूथ क्या है, एक लड़की है, ठीक है, उसके ऊपर पोयम लिखी गई है। इसका सबटाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इसमें भी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन दिखाया गया है किसके बीच में, जो नेचर है उसके डार्क इन्फ्लुएंस और जो अच्छे इन्फ्लुएंस होते हैं, काम एस्पेक्ट ऑफ नेचर और डार्कर साइड जो दिखाई गई है नेचर की, दोनों के बीच में क्या दिखाया गया है, कंट्राडिक्शन दिखाया गया है। तो रूथ क्या है, एक बैकग्राउंड गर्ल है जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। बैकग्राउंड समझते हो क्या होता है, जिसका कोई घर नहीं होता है, जो इधर उधर घूमता रहता है, तो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। द कॉज ऑफ हर सफरिंग इज एन अमेरिकन यूथ। उसकी जो सफरिंग का कारण कौन है, एक अमेरिकन यूथ है। और अमेरिकन यूथ कैसे, किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, किससे इन्फ्लुएंस्ड है, डार्कर साइड ऑफ नेचर से। नेचर की जो डार्क साइड है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो उसको छोड़ देता है। जो ये अमेरिकन यूथ है वो इसको छोड़ देता है, तो रूथ जो है वो एकदम पागल सी हो जाती है। फिर वो जो नेचर के काम एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें जाके सवड़ लेती है, जिससे उसे क्या मिलती है, सॉलेस। सॉलेस का मतलब होता है सांत्वना या तसल्ली, जिससे उसे सांत्वना मिलती है या धीरे धीरे फिर वो सही हो जाती है। मतलब यहाँ पे भी जैसे लूसी पोयम में वो कह रहे थे, यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि नेचर के जो काम एस्पेक्ट्स में आप जाओगे या नेचर की सवड़ में जाओगे तो हमेशा आपको शांति मिलेगी। ये वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे कहने की कोशिश की है। यही बात उन्होंने टिंटन एबे में भी कही थी। चलिए अगली पोयम को देखते हैं, टू आ स्काई लार्क। यहाँ पे एक वर्ड है, उसको इन्होंने प्रेज किया है बहुत ज़्यादा। ये पोयम कंपोज की गई थी 1825 में, पब्लिश हुई थी 1827 में। तो यहाँ पे पोएट जो है वो क्या प्रेजेंट करते हैं, बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। तो स्काई लार्क को वो सिंबल ऑफ विजडम भी बताते हैं, और कुछ लाइंस हैं जिसमें वो बोलते हैं एथरियल मिनिस्ट्रल पिलग्रिम ऑफ स्काई। अच्छा, ये मिनिस्ट्रल कौन होता है ये मैं आपको बता दूं। पुराने टाइम में जो सिंगर होते थे, जो जगह जगह जाके गाना गाते थे, घूम घूम के जो सॉन्ग गाते थे, क्योंकि पहले के टाइम में लिखी ही नहीं जाती थी चीज़ें, जनरली यही लोग स्टोरी का बखान करते थे गा के, राजा महाराजाओं की या जो सोल्जर्स होते थे उनके ऊपर सॉन्ग बनाते थे, जगह जगह गाते थे। उसी से लोगों में पता चलता था कि ये सोल्जर कितना महान है, तो उनको मिनिस्ट्रियल बोलते थे। यहाँ पे ये वो सेंस नहीं है, यहाँ पे इस बर्ड को एथरियल मिनिस्ट्रियल कहा गया है, पिलग्रिम ऑफ द स्काई कहा गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। क्रिटिसिज में मेटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल। जो मेटेरियलिस्टिक आउटलुक है लोगों का संसार के प्रति, उस पर क्या है, ये एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है उस टाइम के लोगों को वर्ड्सवर्थ ने, कि लोग जो हैं वो आधुनिकतावाद में, भौतिकतावाद में जाते जा रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं और प्रकृति की सवड़ को छोड़ते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो इसमें दो सी गॉड को मेंशन किया, इनको ध्यान रखना, प्रोटियस एंड ट्राइटॉन को। क्यों मेंशन किया ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले कुछ लाइन्स जो हैं वो देख लेते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट अवर पावर। वो कहते हैं कि जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं, बस कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, और उसमें अपनी सारी शक्तियां बर्बाद कर रहे हैं। कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। आज के टाइम में भी यही हो रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो मुश्किल से 4 पैसे कमा पाते हैं, उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हैं, बस इसी में हमारी ज़िंदगी निकल जाती है। तो कितनी ट्रू हैं ये आज के टाइम में भी ये लाइंस। लिटिल वी सी इन नेचर डैट इज आवर्स। नेचर की तरफ हम बहुत कम देखते हैं, जो कि वाकई में हमारा है, जो हमारा ख्याल भी रखता है। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड वून। हमने अपने दिल जो हैं वो दे दिए हैं, मतलब उससे नेचर को निकाल दिया है। दिस सी डैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। बॉसम क्या होता है, छाती होती है। सी जो है अपनी छाती किसको दिखाता है, मून को दिखाता है। वी आर आउट ऑफ ट्यून। ये लाइनें कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं बीच बीच से लिखी हैं, वैसे तो ये 14 लाइन्स की पोयम है। वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम नेचर के लिए, हमारे पास कोई आवाज़ ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। इट मूव्स अस नॉट, इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पागन सकल्ड इन अ क्रीड आउटबॉर्न। तो वो कहता है कि जो नेचर है वो हमें बिल्कुल भी हमें मूव नहीं करता है, मतलब उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और ये कहता है कि गॉड, इससे अच्छा तो मैं पागन होता। पागन कौन होते हैं, जो देवी देवताओं में मानते हैं, जो उस समय जो ग्रीक मैथोलॉजी थी या फिर नॉर्स मैथोलॉजी थी, तो उसमें तूफान का देवता, ये आपने थॉर, ओडिन की कहानियाँ सुनी होंगी या फिर ज्यू की कहानी सुनी होगी। तो जो इन पागन देवी देवताओं में मानता है, तो वो कहता है इससे अच्छा तो मैं पागन होता, क्योंकि उनके देवी देवता कम से कम नेचर के क्लोज तो थे, जिसकी वजह से वो नेचर को याद तो करते थे। तो वो कहता है इससे अच्छा तो मैं पागन होता। और इसमें कौन से 2 गॉड को मेंशन किया, ये दोनों सी गॉड होते हैं, प्रोटियस एंड ट्राइटॉन। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगली जो हम देखते हैं डेट इज स्कॉर्न नॉट द सोनेट। तो ये एक सोनेट है, सोनेट के ऊपर ही सोनेट है। जो सोनेट को इतना ज़्यादा अपमान किया गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके ऊपर ही सोनेट लिख दी। ठीक है, तो सोनेट ऑन द सोनेट है ये। इसमें देखते हैं इसमें किन किन को मेंशन किया गया है, किन किन फिगर को, टासो को, कैमॉन्स को और डांटे को, स्पेंसर को, मिल्टन को और शेक्सपियर को, इनको मेंशन किया गया है इस सोनेट में। लाइंस कौन कौन सी हैं? स्कॉर्न नॉट द सोनेट क्रिटिक, यू हैव फ्राउंड माइंडलेस ऑफ इट्स ऑनर्स। ये कहते हैं कि आपने जो है, क्रिटिक से कह रहे हैं कि आपने सोनेट का बहुत ज़्यादा अपमान किया है। ठीक है, तो इसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो की है, ये वो चाबी है जिससे शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, जिससे शेक्सपियर ने अपने हार्ट को अनलॉक किया था। ठीक है, ये वो चीज़ है जो मिल्टन के वास्ते में गिर गई थी और उनके हाथों में आके ये एक चीज़ क्या बन गई थी, एक ट्रम्पेट की तरह बन गई थी। जब इन्होंने इसको बजाया, with the key Shakespeare unlocked his heart, fell down the path of Milton. In his hand the thing became a trumpet when she blew. तो आई होप आपको समझ में आई होंगी ये लाइन्स। आगे देखते हैं, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसका सबटाइटल है डैफोडिल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। पोएट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स को देखता है। डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं एक्चुअली बाय द साइड ऑफ अल्स वाटर लेक। इंपॉर्टेंट है, इस लेक का नाम पूछा जाता है। ठीक है, कुछ लाइन्स है। पोएट जा रहा था अल्स वाटर लेक के किनारे, बहुत सारे डैफोडिल्स लगे हुए थे, उनको देखता है वो और फिर कुछ लाइन्स कंपोज करता है। आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटिल थॉट what wealth the soul to me had brought. They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. For often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, a poet could not be but gay in such a jocund company. ठीक है, तो यहाँ पे इन सारी लाइन्स में कहना ये चाह रहा है, खासकर इस लाइन में, ये पूरी पोएम का सार है, जिसमें वो कहता है जब भी मैं कभी वैकेंट या पेंसिव मूड में, मतलब जब मैं उदास होता हूँ, परेशान होता हूँ या दुखी होता हूँ, तब मैं उस सीन को याद करता हूँ। वो सीन जो था, पोएट उसको देखता रहा और वो उसने अपने दिमाग में वो पूरी मेमोरी जो थी वो बसा ली, और जब भी वो कभी उदास होता है तो वो उस सीन को याद करता है और वो खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी पोएम का सार है। आगे देखते हैं, अगली है द टेबल टर्न। इंपॉर्टेंट पोएट है, ये पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट्स में। इसमें 32 लाइन्स हैं 8 स्टैंजाज में। इसमें भी वो नेचर को ही प्रमोट करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पूरी पोइट्री ही नेचर पे लिखी है, उसने अपनी लाइफ ही डेडिकेट कर दी नेचर के लिए। ठीक है, बताते हैं नेचर इज द बेस्ट टीचर। नेचर से अच्छा टीचर कोई भी नहीं है। अच्छा, इसका सबटाइटल ध्यान रखना, एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, ये इसका सबटाइटल है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये अपने फ्रेंड मैथ्यू को पोएम एड्रेस कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि नेचर से अच्छा टीचर कोई नहीं है। बुक्स को वो क्या कहते हैं, टिस आर डल एंड एंडलेस स्ट्राइप। डल एंड एंडलेस स्ट्राइप बोलते हैं बुक को। कहते हैं लेट नेचर बी योर टीचर। योर की जगह दाई भी लिखा मिल सकता है, लेट नेचर बी दाई टीचर। ठीक है, नेचर को अपना टीचर बनने दो। अपने फ्रेंड मैथ्यू से कहते हैं वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड may teach you more of man of moral level and of good than all the sages can. वो कहते हैं कि ये जो मतलब बर्नल वुड का एक इम्पल्स तुम्हें ज़्यादा सिखा सकता है इस अच्छे और बुरे का, जो तुम्हें कई सारे सेजेस कौन होते हैं, जो साधु होते हैं, वो सिखा सकते हैं, किताबें सिखा सकती हैं। तो इससे अच्छा आप नेचर की शरण में आ जाओ। आगे देखते हैं, अगला जो है, मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो अगर आवाज़ आपको थोड़ी सी सही नहीं आ रही हो, सो आई अपोलोजाइज फॉर डैट। आगे देखते हैं द रेनबो। इसका सबटाइटल है माई हार्ट लीप्स अप, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये एक लिरिक है। लिरिक मैंने आपको बताया जिसमें पोएट अपने डीप जो इमोशन है वो एक्सप्रेस करता है। इसकी लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने, मैंने आपको बताया था पिछली जो पोएम थी इमॉर्टैलिटी ओड, उसमें ये लाइन जो थी वो ऐड की थी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। इसमें देखते हैं, माई हार्ट लीप्स अप वैन आई behold a rainbow in the sky, I could wish my days to be wound each to each by natural piety। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था, सबसे पहले इसकी डेट याद रखना, 1789 में हुआ था। ठीक है, तब शुरू हुआ था। तो इसी पे पोएम लिखी है। पोएम कब कंपोज की गई थी, 1804 में, पब्लिश हुई थी 1809 में, और कहाँ पे, द फ्रेंड मैगजीन में। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है द फाउंटेन। फाउंटेन जो है ये भी पोर्ट्रेट है इनके फ्रेंड मैथ्यू का। इनके फ्रेंड मैथ्यू का क्या है,
पोर्ट्रेट है। तो आज हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के जो है वो सारे वर्क ख़त्म कर लिए हैं। इसके बाद हम इनके वन लाइनर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके बाद हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो ऑथर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर। तो आप लोग उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ग्रामर जो है वो की है आपका जो पेपर है उसको क्रैक करने की, ठीक है। क्योंकि लिटरेचर जो है वो लगभग सबने बहुत टाइम मिलाए, हर कोई पढ़ के आया होगा, अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन एक ग्रामर ऐसी चीज़ है जिसको याद नहीं किया जा सकता है। उसमें क्या होता है, उसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और उसके कंसेप्ट जिसके जितने ज़्यादा क्लियर होंगे वो उतने अच्छे से ग्रामर कर पाएगा। तो ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लीड जो है वो ले सकते हैं, लीड वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं और जो अपना एस्पिरेंट है उनसे। तो ग्रामर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ में वोकैबलरी आप करते रहिए, साथ में करते रहिए, ठीक है। वोकैब आप साथ में करते रहिए। अभी से एसपी बक्सी ले लीजिए या फिर ब्लैक बुक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोकैब पूछी जाती है टीजीटी के एग्जाम में। इसको आप साथ में लेके चलिए। ग्रामर में आपकी अच्छे से कवर कराऊंगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, ओके। तो ग्रामर इसके बाद हम शुरू करेंगे और इसके साथ में जो हम ऑथर पढ़ेंगे वो है शेक्सपियर। शेक्सपियर को हम साथ में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।